चलो सुनो, कल हम लोगों ने है ना सेक्शन 54F लास्ट में किया था, याद आता है? बस वो आखिरी सेक्शन था अपना कैपिटल गेन का। उसके बाद टैक्स रेट्स चालू हो जाते हैं, तो मैं टैक्स रेट्स बता देता हूँ तुम लोग को। ऑलरेडी तुम लोग को बताया हुआ है, खाली मेरे को कंसोलिडेट करना है एक बार, है ना? वो एक बार बता दूं, फिर वो जो दो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेंगे और फिर उसके बाद नया चैप्टर चालू करते हैं, ठीक है? देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ। अब तुम है ना क्या ट्रांसफर करते हो, वो बहुत जरूरी है जानना कि कौन सा असेट ट्रांसफर करते हो, है ना? तो मान लो कि तुमने लिस्टेड इक्विटी शेयर ट्रांसफर किए, या फिर तुमने यूनिट्स ट्रांसफर की, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, या फिर तुम ट्रांसफर कर रहे हो यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ये तीन में से कोई भी असेट है वो तुमको याद रखना है, खाली असेट्स का नाम याद रखना है, बराबर है? ये तीनों में से कोई भी असेट्स तुमने ट्रांसफर किए और ये तुम ट्रांसफर करोगे थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। और जब तुम इसको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रांसफर करोगे तो एसटीटी लगेगा, ऑन ट्रांसफर। एसटीटी लगना चाहिए। तो इसको बोलते हैं, इनको ट्रांसफर करके तुमको जो एसटीटी आए, सॉरी एसटीसीजी आएगा, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर हो जाएगा कहाँ पे? ट्रिपल वन, कवर्ड अंडर सेक्शन ट्रिपल वन ए। एंड वो क्या हो जाता है, टैक्सेबल होगा एट व्हाट रेट? 20%। इतना समझे कि नहीं समझे? ये तो अपने को पता ही है ना, ये वाला, है ना? अब इसमें दो तीन जरूरी बातें जो मैं तुमको बोलना चाहता हूँ। पहली जरूरी बात ये है कि अगर तुमको ये शॉर्ट टर्म गेन आया है, ट्रिपल वन ए वाला शॉर्ट टर्म गेन है, तो ट्रिपल वन ए वाले शॉर्ट टर्म गेन में से तुमको अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एडजस्ट करने को मिलती है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना कि एनी अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अगर कुछ है तो वो तुमको एडजस्ट करने मिलेगी तुम्हारे इस वाले शॉर्ट टर्म गेन में से, बराबर? पहली बात। दूसरी बात, चैप्टर 6 का कोई भी डिडक्शन एटीसी से लेकर एटीयू वाला, ये शॉर्ट टर्म गेन में से अवेलेबल नहीं है। तो नो चैप्टर 6 से डिडक्शन। तो सबसे पहला क्या बोला? अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, उसका एडजस्टमेंट करने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। फिर दूसरा, दूसरा जरूरी बात, चैप्टर 6 से डिडक्शन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। दूसरी जरूरी बात। तीसरी जरूरी बात यह है कि जो हायर रेट ऑफ सरचार्ज है, पता है ना, वो 25%, 37%, हायर रेट ऑफ सरचार्ज एट द रेट ऑफ 25% और 37%, वो नॉट एप्लीकेबल होते हैं, मतलब वो नहीं लगते। आ जाओ बेटा, वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसका मतलब देखो, कभी भी तुम टैक्स निकालते हो तो तुम्हारी टोटल इनकम के अंदर अगर ये वाली इनकम थी, तो इसका जब भी तुम टैक्स निकालोगे, तो इवन दो तुम्हारी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है, तो तुमको टोटल इनकम के सारे टैक्स पे सरचार्ज कितना लगेगा? 25%, 37% तो लगता ही है। लेकिन ये वाली जो इनकम होगी, ये वाली, इस इनकम का जो भी तुमने टैक्स निकाला, शॉर्ट टर्म गेन पे टैक्स निकाला अंडर सेक्शन ट्रिपल वन ए, उस टैक्स पे तुमको सरचार्ज हायर रेट पे नहीं लगाया जाएगा। 25%, 37%, वॉट एवर मे बी, बराबर है ना? वो हायर रेट ऑफ सरचार्ज इस टैक्स पे नहीं लगेगा। तो मतलब मान लो तुम्हारी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, तो उस टोटल इनकम में ये शॉर्ट टर्म गेन भी था, तो इसको अलग करो, इसका टैक्स अलग निकालो, और उस टैक्स पे मैक्सिमम सरचार्ज तुमको 15% लगेगा। 25 या 37% वहां लगाने की जरूरत नहीं।
लेकिन ये वाली इनकम हटाने के बाद जो भी बैलेंस टोटल इनकम बचती है, अगर वो 2 करोड़ से ज्यादा बची, अगर वो 5 करोड़ से अब भी ज्यादा बच रही है, तो उस इनकम पे जो टैक्स होगा, उस टैक्स पे तुम हायर सरचार्ज तुम वहां लगा सकते हो। ये मैंने तुमको ऑलरेडी पहले भी बताया है, अगर तुमको याद है तो। ठीक है, खाली बस ये सारी चीजें जो स्कैटर्ड थी ना अलग अलग जगह पे, उसको एक जगह पे कंसोलिडेट करके दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो हायर रेट ऑफ सरचार्ज भी अवेलेबल। फिर पता है रिबेट आता है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। वो रिबेट भी ये टैक्स के सामने अवेलेबल नहीं होता है। मतलब पिछले साल तक होता था, लेकिन इस साल से ये रिबेट भी अवेलेबल नहीं होता। तो मतलब तुम 12 लाख तक अगर तुम्हारी टोटल इनकम होती है, तो तुम 60,000 जितना रिबेट लेते हो। याद करो कहाँ पे, अगर तुम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हो, है ना। फिर अगर तुम डिफॉल्ट में नहीं हो, तुम नॉर्मल टैक्स रेजिम में हो, तो तुम्हारा टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम होता है, तो तुमको 12,500 जितना रिबेट मिलता है। वो जो रिबेट तुम क्लेम करते हो, रिबेट 87A का, तुम कोई भी टैक्स रिबेट में ले सकते हो। लेकिन ये वाला टैक्स हम तुमको रिबेट में अलाउ नहीं करें, ये टैक्स तो तुमको भरना ही है। बराबर है ना? तो ये 4-5 बातें हैं जो जरूरी बातें हैं, वो शॉर्ट टर्म गेन से रिलेटेड है, उसको याद रखना है। ठीक है। फिर शॉर्ट टर्म गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी अदर कैपिटल एसेट, दूसरा कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करके भी तो शॉर्ट टर्म गेन आ सकता है ना। तो वो शॉर्ट टर्म गेन जो होगा, वो टैक्सेबल होगा एट नॉर्मल रेट्स। नॉर्मल रेट्स यानी कि या तो 115 बीएससी वाले रेट्स होंगे, या तो तुम्हारे ऑप्शनल रेट्स होंगे, जो भी नॉर्मल रेट्स तुमको लग रहे हैं। बराबर है ना? तुम कौन से स्कीम में कवर हो रहे हो। तो अगर तुमको शॉर्ट टर्म गेन कभी भी आया क्वेश्चन के अंदर, और उस पे बोला कि टैक्स निकालो, तो तुमको पहले है ना देखना पड़ेगा कि वो शॉर्ट टर्म गेन ये वाले एसेट्स का था। अगर ये वाला शॉर्ट टर्म गेन था, तो तुम 20% टैक्स कैलकुलेट करना। लेकिन अगर ये वाला शॉर्ट टर्म गेन था, तो तुम टैक्स नॉर्मल रेट्स में कैलकुलेट कर लेना। समझ में आ रहा है? यहाँ पे तुमको अनएग्जॉस्टेड बेसिक इनकम से लिमिट का एडजस्टमेंट करने को मिलेगा, चैप्टर 6 के डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, हाई रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, और तो और रिबेट नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा शॉर्ट टर्म गेन का टैक्स रेट है, प्लीज उसको याद रखो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब शॉर्ट टर्म गेन तुम्हारा बन जाएगा लॉन्ग टर्म गेन। बराबर है ना? कलर कलर ब्लू कलर। चलो अब मैं इसको बनाता हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। लेकिन याद रखना, जब लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को अक्वायर किया था, तब एसटीटी दिया होना चाहिए। तो एसटीटी ऑन एक्विजिशन, ये एसटीटी देना जरूरी था। इसके केस में और इसके केस में नहीं भी दिया तो भी चलता है, लेकिन हाँ इनके ट्रांसफर के टाइम पे एसटीटी लगना चाहिए। क्लियर है ना? तो कोई भी, ये तीनों में से कोई भी तुमको क्या दिखा, असेट दिखा, उनको ट्रांसफर करके तुमको क्या आ रहा है, लॉन्ग टर्म गेन आ रहा है। और इनको तुम ट्रांसफर कर रहे हो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, और ट्रांसफर करने के टाइम पे भी तुमको एसटीटी लगा था। तो अब इनको कवर कहाँ किया जाएगा बेटा, 112A में कवर किया जाएगा, 112A में, है ना। अब ये जो 112A में कवर होगा, है ना, तो इसमें से अपने को क्या करना है, टैक्स तो इसमें भी भरना पड़ेगा अपने को। लेकिन पहले तुमको ये गेन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे ये गेन, मैंने तुमको सिखाया भी है। जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब मैं तुमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्या कर रहा था, डिस्कशन कर रहा था, तब याद करो, एक 55 टू AC किया था अपन ने, 55 टू AC कॉस्ट किया था क्या वो वाला। तो उसके टाइम पे, अरे क्या हो रहा है ये, उसके टाइम पे मैंने तुमको बताया था कि ये जो लॉन्ग टर्म गेन है, ये कैसे कैलकुलेट होता है। कि यहाँ पे जो भी लॉन्ग टर्म गेन तुमने कैलकुलेट किया 112A1, वो कैलकुलेट करने के लिए तुमको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना है, ट्रांसफर से माइनस करना है, नेट कंसिडरेशन आएगा, कॉस्ट क्या लेना है वो बताया मैंने। क्या लेते हैं cost? अगर ये वाले असेट्स 1 फरवरी 18 के पहले खरीदे थे,
तो तुमको फेयर मार्केट वैल्यू लेने का ऑप्शन मिलता है एज ऑन 31 जनवरी 2018। याद करो बोला था। तो या तो तुम एक्चुअल कॉस्ट या तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 विच एवर इज हायर, वो कॉस्ट ले सकते हो। लेकिन इसके लिए ये वाले एसेट कब खरीदने थे? 1 फरवरी 2018 के पहले, बराबर है ना? तो कॉस्ट तुमको वो लेने को मिलता है। लेकिन अगर यही वाले एसेट तुमने खरीदे थे 1 फरवरी 2018 या उसके बाद, तो एक्चुअल कॉस्ट ही लेना पड़ता है और तुम्हारा कैपिटल गेन निकलता है। अब जो भी कैपिटल गेन निकला वो 112A में कवर होता है। अब उसमें से तुमको बोला हुआ है कि अप टू 1,25,000, याद करो 1.25 lakhs टैक्स तुमको देना है कि नहीं देना है? तो टैक्स आएगा नील, बराबर है ना? और एक्सेस अमाउंट जो आया, एक्सेस एलटीसीजी जो आएगा, उस एक्सेस एलटीसीजी पे तुमको टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 12.5%, बराबर है? और ये जो यहाँ पे लिखा है ना, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एडजस्ट हो जाएगी, चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं मिलेंगे, हायर रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, और रिबेट 87A का नहीं मिलेगा, ये सब जो वहां पे एप्लीकेबल था सेम टू सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, बराबर है ना? फिर उसके बाद अगर तुम दूसरे किसी कैपिटल असेट को बेचते हो और उस पर तुमको क्या आता है? लॉन्ग टर्म गेन आता है। तो बेटा वो लॉन्ग टर्म गेन क्या हो जाता है? कवर होता है अंडर सेक्शन 112, अंडर सेक्शन, और वो टैक्सेबल हो जाता है क्या रेट पे? वेरी गुड, टैक्सेबल एट 12.5%। लेकिन यहाँ पे ना एक कहानी में ट्विस्ट है। अच्छा सुनो, ये जो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का सीन है ना, ये सारे केस में मतलब इधर भी वही एप्लीकेबल है, इधर भी एप्लीकेबल है ना? तो वो मैं अभी लिखवाता हूँ, उनको कॉमन करवा देता हूँ वहां पे। लेकिन पहले एक चीज बताओ, एक मिनट, इसको थोड़ा बाद में ले लेता हूँ मैं, ताकि थोड़ा इसको यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। ये टैक्स इसका आएगा नील, एक्सेस पे कितना आता है? टैक्स आएगा 12.5। डन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो, तो इसको मैं थोड़ा कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया टैक्स। अब यहाँ पे मैं है ना, यहाँ पे तुमको एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जो तुमको याद रखना। अगर कोई रेसिडेंट निकला तो इंडिविजुअल या एचयूएफ, और उसने क्या किया है? ट्रांसफर्ड एन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन और आफ्टर 23rd July 2024, but such immovable property was acquired before before 23rd July 2024, है ना? तो इसके केस में जो एलटीसीजी होगा, एलटीसीजी टू बी computed without indexation and tax is paid at the rate of 12.5%, और उससे तुमको एलटीसीजी भी निकालना पड़ेगा टू बी कंप्यूटेड विथ इंडेक्सेशन एंड टैक्स एट व्हाट रेट? 20% आएगा, बराबर है ना? एंड विच एवर इज मोर बेनिफिशियल, बराबर है ना? वो पे कर देना इसके केस में। और बाकी के सब असेट्स के लिए तो तुमको 12.5% ही लगने वाला है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो भी विदाउट इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन अब नहीं मिलता है, बराबर है ना? अब ये दोनों के लिए कॉमन है, ये जो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट और ये जो है ना, ये दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। मतलब तुम्हारा एलटीसीजी अगर 112 वाला हुआ तो भी तुमको यही फॉलो करना है, और एलटीसीजी अगर तुम्हारा
112 ए वाला हुआ तो भी तुमको यही फॉलो करना है, ठीक है ना। तो इसी के साथ हो गया तुम्हारा टैक्स रेट्स खत्म, ठीक है। तो टैक्स रेट्स ये याद रखना एक, और एक ये वाला याद रख लेना, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। कल दो क्वेश्चन सॉल्व करने दिए थे घर पे, किए क्या तुमने? एक 19 किया था और एक 15 दिया था, है ना। चलो पहले 15 सॉल्व करेंगे। हुआ तुमसे ये क्वेश्चन? इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ना। तो मैं करूँ डिस्कस ये क्वेश्चन? चलो। हाँ, ब्राइटनेस बहुत डल लग रहा है। अच्छा, ओ माय गॉड, टच स्क्रीन है। बढ़ा दो और बढ़ा दो। नहीं बस बस ठीक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। मिसेस युविका बॉट अ वेकेंट लैंड, मतलब उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है, कितने में? 80 लाख में, मई 2005 में। अब बोलता है रजिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस वर 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड। तो वो क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जाके ये ऐड होगा। He constructed a residential building on the said land for 100 lakhs during the financial year। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोला लैंड ना तुमने पहले खरीदी 2005-6 में, और उस पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन तुमने किया 7-8। तो लैंड का पीरियड ऑफ होल्डिंग चालू होगा 5-6 से, और बिल्डिंग का पीरियड ऑफ होल्डिंग चालू होगा 7-8 से। She entered into an agreement for sale of the above residential house with Mr. Johar, not a head, in April 2015। अच्छा, तो सेल कंसिडरेशन कितना फिक्स किया? 700 lakhs। एंड ऑन 23rd ऑफ अप्रैल 2015, मतलब 1 अप्रैल 2014 के बाद, Mrs. Yuvika received 20 lakh as advance in cash by executing an agreement. However, due to failure on part of Mr. Johar, the said negotiation could not materialize and hence the said amount of advance was, तो एडवांस रिसीव हुआ है, फॉरफिट हुआ है अप्रैल 2015 में। वो तो ऑलरेडी आईएफएस में टैक्सेबल हो गया हो, क्योंकि 1 अप्रैल 2014 के बाद मिला है, बराबर है ना। तो उसको हमको लाके सेक्शन 51 में असेट के कॉस्ट में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा एक नोट लिख देंगे। मिसेस यूविका अगेन एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट ऑन 1 मई 2025। तो ये है ना डेट ऑफ अग्रीमेंट है, फॉर सेल ऑफ दिस हाउस एट 810 lakhs। तो ये तुम्हारा सेल कंसिडरेशन है। शी रिसीव्ड 80 lakhs एज एडवांस बाय आरटीजीएस प्रिस्क्राइब मोड है। तो प्रिस्क्राइब मोड के थ्रू अगर तुमको कंसिडरेशन या उसका कोई पार्ट डेट ऑफ सेल अग्रीमेंट वाले दिन पे या उसके पहले मिल गया है, तो डेट ऑफ सेल अग्रीमेंट वाली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपन कंसिडर करते हैं, याद करो, है ना। तो अभी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अंदर डेट ऑफ अग्रीमेंट कितना है? 890 lakhs। तो अपने को यही लेना है, बराबर है ना, 50C के लिए। और बोलते हैं सेल डीड वाज एग्जीक्यूटेड एंड रजिस्टर्ड ऑन 14 July फॉर द अग्रीड कंसिडरेशन। हाउएवर द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी had revised the values and hence the value of the property for stamp duty purpose was, मतलब एक ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया है, ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया, दो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डोसा वाला है और एक है डीओआर वाला। तो अपने को डोसा वाला लेने का, डीओआर वाला, ये वाला स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे अपन, ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। हम्म, रुकना, पहले स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सा लेंगे वो बता। अभी रिवाइज किया, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे प्रॉपर्टी की वैल्यूज बढ़ती है ना मार्केट में। तो जैसे प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो उसको ध्यान में रखते हुए स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटीज भी प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को क्या करती है? रिवाइज करती है। 890 है ना, 890 देख क्या लिखा है इंग्लिश पर। अगेन एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट ऑन, शी रिसीव्ड 80 lakhs बाय आरटीजीएस, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द कितना है? तो ये 890 कब का वैल्यू है?
जिस दिन अग्रीमेंट बना, बराबर है ना। अब थोड़े टाइम के बाद रजिस्टर करवाया जुलाई में, लेकिन तब तक में प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अथॉरिटीज ने क्या कर दी, रिवाइज कर दी। और उसको कितना किया, 14 जुलाई को रजिस्ट्रेशन किया, तब पता चला 900 लाख। तो अपने को ये नहीं लेना है, क्या लेना है, ये लेना है, क्योंकि तुमने इस दिन या इसके पहले कंसिडरेशन का कोई पार्ट रिसीव कर लिया है। कैसे, प्रिस्क्राइब नोट से, बराबर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, मिसेज युविका पेड 1% एज ब्रोकरेज ऑन सेल कंसिडरेशन रिसीव। देखो, ये नहीं लिखा होता तो भी 810 पे ही आता, क्योंकि ब्रोकरेज हमेशा सेल कंसिडरेशन पे ही आता है। समझ में आ रहा है ना। चलो, सब्सिक्वेंट टू सेल मिसेज युविका मेड द फॉलोइंग एक्विजिशंस और इन्वेस्टमेंट। अभी ये सेल करके उसको लॉन्ग टर्म गेन आया होगा। अब ये लॉन्ग टर्म गेन उसका इमोबल प्रॉपर्टी का लॉन्ग टर्म गेन है। अब उस इमोबल प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म गेन को वो मैडम कहाँ पे, कहीं पे इन्वेस्ट कर रही है। कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, देखो, उसने 2 रेसिडेंशियल हाउसेस, एक दिल्ली में और चंडीगढ़ में, 130 लैक्स एंड 50 लैक्स में खरीदे। अगर उसका कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म गेन 2 करोड़ या उससे कम आया था, तो ये दोनों इन्वेस्टमेंट क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन अगर 2 करोड़ से ज्यादा है, जो अपने केस में आने ही वाला है, तो दोनों में से कोई भी एक इन्वेस्टमेंट क्वालिफाई होगा। और अपन कौन सा वाला करवाएंगे, दिल्ली वाला, क्योंकि उसका कॉस्ट ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना। चलो, तो ये तुमको सेक्शन 54 में इसका क्या मिलेगा, एग्जामिशन, बराबर है ना। क्योंकि देखो, दोनों इन्वेस्टमेंट कभी हुए हैं, 31 जनवरी 26 एंड 15 जून, सॉरी 15 मई 26। तुमने वो जो घर बेचा, कौन सा वाला, पुराना वाला घर बेचा, है ना। पुराना वाला घर कभी बेचा, उसका डेट ऑफ ट्रांसफर तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। तो जिस दिन बेचा उस दिन से पहले का 1 साल, या फिर उसके बाद का 2 साल, उसके अंदर तुमको नया घर खरीदना था। तो देखो, इस दिन के बाद के जो 2 साल का पीरियड है ना, उस 2 साल के पीरियड में तुमने 31 जनवरी और 15 मई को ये दोनों घर खरीदे हैं। मतलब ये दोनों घर का परचेस तुमने विद इन टाइम कर लिया है, जो टाइम 54 में अलाउड था, राइट ना। तो ये दोनों घर विद इन टाइम खरीदे, लेकिन दोनों घर में किया हुआ इन्वेस्टमेंट नहीं चलने वाला है, दोनों में से कोई भी एक, वो तुमको सेक्शन 54 का क्या दिलवाएगा, एग्जाम्पशन। फिर तुमने एक रेसिडेंशियल हाउस यूके में भी खरीदा, वाह वंडरफुल। हम चीख चीख के मर गए कि तुम रेसिडेंशियल हाउस किधर खरीदो, और तुम खरीद रहे हो कहाँ पे। तो इवन दो उसका कॉस्ट ज्यादा है, इवन दो वो टाइम पे खरीद लिया गया है, समझ में आ रहा है ना, विद इन 2 इयर्स, फिर भी उसमें किया हुआ इन्वेस्टमेंट सेक्शन 54 का एग्जाम्पशन नहीं दिलवा पाएगा। क्यों, क्योंकि वो कहाँ खरीदा है, यूके। यूके मतलब उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम, आउटसाइड इंडिया, बराबर। तो इसके लिए तुमको सेक्शन 54 का कोई एग्जाम्पशन नहीं मिल सकता है। फिर देखो क्या बोल रहा है, उसने एनएचएआई के कैपिटल गेन बॉन्ड्स अप्रूव्ड अंडर सेक्शन, अरे पता है ना, कल नोटिफाइड बॉन्ड्स बताए थे, 54 ईसी वाले, उसमें एक एनएचएआई के बॉन्ड्स भी आए थे। तो तुमने एनएचएआई के बॉन्ड्स खरीदे 50 लाख में। अब ये डेट देखो कब खरीदे, कब खरीदे, और 40 लाख के एक बार और खरीदे 9 जनवरी। एक काम करो, डेट ऑफ ट्रांसफर ढूंढो, पुराना वाला प्रॉपर्टी कब बेचा, इधर से पहले 6 महीना काउंट कर लेगा। तो जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, 14 जनवरी 2026, 6 महीना उधर खत्म होता है। तो वो 14 महीने के अंदर, सॉरी, ये 14 जनवरी के पहले तो ये तो खरीद लिया, इसके बेसिस पे तो तुमको 54 EC का एग्जाम्पशन मिलेगा। लेकिन अरे वाह, ये भी तुमने 14 जनवरी के पहले खरीद लिया है। अब तुमने 6 महीने के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है बॉन्ड्स में, लेकिन मैक्सिमम कितना कर सकते हो, तो पूरा 90 क्वालिफाई नहीं होगा, मैक्सिमम 50 क्वालिफाई हो सकता है, बराबर है ना। तो 50 लाख रुपीज तुम 54 EC में भी क्लेम कर सकते हो। अब तुमको इस क्वेश्चन में है ना, कैपिटल गेन तो एक है, और वो भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का, यानी कि इमोबल प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन है। अब वो कैपिटल गेन में से तुम सेक्शन 54 वाला भी एग्जाम्पशन ले सकते हो, और सेक्शन 54 EC वाला भी एग्जाम्पशन ले सकते हो। बताओ पहले क्या लेना पसंद करोगे,
54 लेने के बाद जो बचा कुछ होगा उसमें से तुम 54 इसी ले लेना। कल बताया था, लॉजिक भी बताया था उसका, याद आता है कि नहीं? चलो, तो ये 54 और 54 इसी दोनों क्लेम करेंगे। अभी देखो तुमको अलग अलग ईयर के वो लोग ने सीआईआई दे के रखे हैं, दिख रहे हैं? अरे बोलो, ये सीआईआई तुमको कब काम आएगा? टैक्स कंप्यूटेशन में। सीआईआई तुमको अभी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन तो विदाउट इंडेक्सेशन होने वाला है। तो ये सीआईआई क्यों दे के रखा है? जानबूझ के कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। टैक्स का जब तक कैलकुलेशन नहीं बोला है तब तक ये सीआईआई यूज नहीं करना, बराबर है? और देखो ना, कौन सा 5-6 का सीआईआई दिया है और 2025-26 का सीआईआई दिया। अरे बीच में तुमने ये बिल्डिंग भी तो 7-8 में बनाई थी, उसका भी तो सीआईआई देना पड़ेगा, समझे कि नहीं? चलो देखते हैं, कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या करोगे? लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, तो दोनों को लॉन्ग टर्म बना के ही बेच रहे हो ना, तो दोनों का गेन लॉन्ग टर्म ही आने वाला था, तो अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत। हाँ, एक का शॉर्ट टर्म आता, दूसरे का लॉन्ग टर्म आता, तो दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करते। इन दैट केस हमारे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को भी हमको स्प्लिट करना पड़ता। कुछ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लैंड का होता, कुछ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बिल्डिंग का होता। एक का शॉर्ट टर्म कैलकुलेट हो रहा होता, दूसरे का लॉन्ग टर्म कैलकुलेट हो रहा होता। अगर दोनों का पीरियड ऑफ होल्डिंग देख के पता चल रहा होता कि एक शॉर्ट टर्म है, दूसरा लॉन्ग टर्म। लेकिन यहाँ पे तो दोनों लॉन्ग टर्म है, दोनों का गेन अगर एक साथ कैलकुलेट कर भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों का तुमको एक साथ ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि दोनों को एक प्रॉपर्टी बना के बेचा है, लैंड एज वेल एज बिल्डिंग, दोनों को सिंगल बना के बेचा है, और दोनों का सिंगल कंसिडरेशन आया। अब इसमें से कितना कंसिडरेशन लैंड का है, कितना बिल्डिंग का, वो लोग ने अलग अलग नहीं दिया है, तो दोनों का कैलकुलेशन अपन साथ में करेंगे, है ना? तो चलो, अब सबसे पहले कैलकुलेशन कैसे होगा, चलो फटाफट से मेरे को बताते जाना। नेम ऑफ दी एसएससी लिखेंगे? नहीं, डॉक्टर एक्विजिशन ही माना जाएगा, है ना? इधर देखो, क्या नाम है? मिसेस यूविका, इंडिविजुअल है। और आर ओ आर, पान खाती है कि नहीं हमको क्या मालूम। डैश, प्रीवियस ईयर बोलो, असेसमेंट ईयर, है ना? अब यहाँ पे तुम क्या करो? टैक्सेबल कैपिटल गेन्स, ठीक है? चलो, इसको कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले पर्टिकुलर्स ले लेंगे, और यहाँ पे रुपीस का कॉलम बना देंगे। क्या लेंगे बोलो? इसके लिए नोट बना देंगे, नोट नंबर 1। और अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आएगा? 8,90,000 तुम्हारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था, और 8 लाख, सॉरी 890 तुम्हारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था, और 810 तुम्हारा सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन कम है कंपेयर टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, और दोनों का डिफरेंस आया 80 लाख। वो डिफरेंस सेल कंसिडरेशन के 10%, यानी कि 81 लाख से तो कम है ना। 81 लाख रुपीज से डिफरेंस कम है, क्योंकि वो तो 80 लाख ही है। तो इसका मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं, 50C लगेगा ही नहीं। जितना भी सेल कंसिडरेशन है उसी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बना लो, समझ में आ रहा है? लेकिन गलती से अगर तुमने वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 900 ले ली होती, जो लेनी पड़ती अगर डेट ऑफ सेल अग्रीमेंट या उसके पहले, वो जो 80 लाख आरटीजीएस से दिया ना, वो ना दिया होता, तो तुमको 900 लाख एफडीवी लेना पड़ता। समझ में आ रहा है? एंड इन दैट केस 50C भी एप्लीकेबल होता, और 900 लाख को तुम्हारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिया जाता। तुमको समझ रहे हैं मैं क्या बातें कर रहा हूँ? लेकिन यहाँ पे अपन कितना लेंगे? 810 लाख, बराबर है ना? जीरो एक बार चेक कर लेना बेटा, सही है ना? लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, और ट्रांसफर एक्सपेंसेस में तुम्हारे पास क्या है?
1% ब्रोकरेज है, और वो ब्रोकरेज तुम किस पे दोगे? सेल कंसिडरेशन का ही दोगे, है ना? निकालो कितना आ रहा है? 8 लाख। चलो करो माइनस, प्लस माइनस करो। 1,90,000 आया? ये आया नेट कंसिडरेशन। अब इसमें से लेस क्या करेंगे? अब देखो, तुमको कॉस्ट दोनों चीजों का माइनस करना है। एक तो लैंड का भी माइनस करना है, एंड एक बिल्डिंग का भी माइनस करना है। और दोनों का कॉस्ट विदाउट इंडेक्सेशन माइनस होगा। क्यों? क्योंकि इमोबल प्रॉपर्टी आफ्टर 23 जुलाई 24 ट्रांसफर हो रही है, तो कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो तो लैंड का कितना? लैंड 88 लाख में खरीदा था। नहीं, खरीदा था 80 लाख में, लेकिन खरीदने के टाइम पे 10% क्या दिया है? ट्रांस अक्विजिशन के टाइम पे भी 10% खर्चा हुआ है, तो तुम्हारे कॉस्ट में ऐड होगा। तो इधर ऐसा लिख लेंगे ना बाजू में, 80 लाख प्लस 10%, है ना? बिल्डिंग का बोलो कितना था? कितना? पूरा 1 करोड़ है। बिल्डिंग 1 करोड़ में बनाई है तुमने, दिखा है ना क्वेश्चन में। हाँ हाँ, 100 लाख दिख रहा है। चलो, अब इसको प्लस माइनस करो फटाफट से। 13 लाख। ये आ गया तुमको कैपिटल गेन। इसको बोलेंगे ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अब तुम्हारा कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तुम दो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट, किसी भी एक प्रॉपर्टी में किया गया इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, वो क्वालिफाई होगा। तो तुमने तो तीन तीन प्रॉपर्टी में किया है। एक तो आउटसाइड इंडिया, उसको इग्नोर मारो। बाकी दो इंडिया में है, लेकिन दो नहीं चलेगा, कोई भी एक लेना पड़ेगा। और वो भी कौन सा? जो हाईएस्ट है ना? तो वो अपन क्या करवाएंगे सेक्शन 54 में? एग्जाम। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस एग्जामेशन अंडर सेक्शन 54। उसमें सबसे पहले ए लिखेंगे, तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था वो लिखेंगे, है ना? 6,13,90,000। या तो ये अमाउंट, या तो बी इन्वेस्टमेंट इन परचेज ऑफ कौन सा प्रॉपर्टी? दिल्ली आरएचपी, है ना? दिल्ली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कितने का खरीदा था? 1 करोड़ 30 lakhs, बराबर है। विच एवर इज लोअर। तो बताओ लोअर क्या है? तो 1 करोड़ 30 लाख तुमको क्या हो जाएगा? एग्जाम हो जाएगा। तो चलो, ये एग्जाम्पशन लेने के बाद बैलेंस कितना बचता है? आया सबको? ये है तुम्हारा बैलेंस एलटीसी। 483 बराबर से कैलकुलेट करो बेटा। 483 90 बराबर है ना? अब बैलेंस एलटीसी दिया आ गया। इसमें से अपन क्या करेंगे? और एक बार एग्जाम्पशन लेंगे। अब ये जो एग्जाम्पशन आएगा वो आएगा 54 EC वाला, है ना? 54 EC में भी सेम कैलकुलेशन करना है। ए तुम्हारा एलटीसी की कितना बचा है? बोलो। 4 करोड़ 83,90,000। और बी इन्वेस्टमेंट इन NHAI बॉन्ड्स कितना किया? 40 लाख प्लस 50 लाख, है ना? 90 लाख किया। लेकिन तुमको पता होना चाहिए ये मैक्सिमम कितना 50 लाख से क्वालिफाई होगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 50 लाख। तो या तो 90 या तो विच एवर इज लोअर। तो लोअर अमाउंट ही तुम क्वालिफाई करवा सकते हो। यहाँ पे 50 लाख क्वालिफाई होगा। और 50 और 4 करोड़ विच एवर इज लोअर, तो 50 लाख तुमको क्या हो जाएगा? एग्जाम हो जाएगा। बड़ा डन डन करो प्लस माइनस। 4 करोड़
90,000, ये आ गया तुम्हारा टैक्सेबल एनटीसी। चेक कर लो फाइनल आंसर, टैक्सेबल एनटीसी। इजी था क्वेश्चन, बहुत झंडू क्वेश्चन था यार। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देते हो, बोलो 6-6 मार्क के लिए, 8-8 मार्क के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आखिरी क्वेश्चन ही बचा है ना वो, 19 क्वेश्चन। कौन सा बाकी है? 12th वाला बाकी है। तो पहले काम करते हैं, 12th वाला सॉल्व कर लेते हैं, फिर 19 पे आते हैं, है ना। अब एक काम करो, 12th वाले क्वेश्चन को तुम खुद से सॉल्व करोगे पहले, अभी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। अच्छा क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हम्म ओके। इसका ब्रेकअप दिखा दो, जैसे मैंने दिखाया था ना, वैसे ब्रेकअप दिखा देना। और ये जो कैलकुलेशन मैंने किया है ना, 54 और 54 इसी का। हम्म नोट में दिखाया तो भी चलता है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे दिखा देगा ना, तो बहुत उसको बार बार नोट रेफर नहीं करना पड़ेगा एग्जाम में, वो सब कुछ यहाँ पे दिख जाए। जब यहाँ पे हो ही सकता है, अपना फ्लो में आ रहा है तो उसी फ्लो में कर देंगे। टोटल 50 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है in the previous year in which the asset is transferred, and in the immediately following previous year, both taken together. अगर 6 मंथ्स तुम स्प्रेड करवा देते हो 2 साल में, तो तुम बोलोगे 50 लाख में इधर भी इन्वेस्ट कर दूं, 50 लाख इधर भी इन्वेस्ट कर दूं, एक साल में इन्वेस्टमेंट कहाँ 50 लाख से ज्यादा हो रहा है, और दोनों इन्वेस्टमेंट मेरे 6 महीने के अंदर ही हो रहा है, वो अलाउड नहीं है। टोटल 6 महीने के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट 50 लाख ही हो सकता है, भले ही वो प्रीवियस ईयर जिसमें ट्रांसफर किया था वो साल है, एंड उसके बाद वाला साल दोनों मिला। समझा ऐसा। बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ऐसा, इम्पोर्टेंट है। सुनिएगा। हो गया क्या बेटा, करूं मैं सॉल्व? देखो, तुमको इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए बोल रहे हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 26 27 इन द फॉलोइंग केसेस। 4 केस दिए हैं, एक है मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी एंड डी। ए है 45 ईयर्स का, बी है 62 ईयर्स का, सी है 81 और डी है 82। अभी तुम इधर सब लोग पहले ध्यान से देखो, ये तो अपना ए है मिस्टर ए, नॉर्मल इंडिविजुअल। बी जो है ना, वो सीनियर सिटीजन नहीं हो सकता है इवन दो उसका एज 62 है, क्योंकि वो नॉन है। तो बी के बाजू में ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे सीनियर सिटीजन, और ऐसा कट कर देंगे तो वो सीनियर सिटीजन नहीं है। सी जो है ना, सी वो सुपर सीनियर सिटीजन है, क्योंकि एक तो उसका एज 80+ भी है, और दूसरा वो रेसिडेंट भी है। और डी जो है ना, वो सीनियर सिटीजन नहीं बन सकता है, क्योंकि इवन दो उसका एज 80 से ज्यादा है, फिर भी वो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है ना। तो स्टेटस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनो, अगर तुम डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में जाते हो तो ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तुमको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तो 4 लाख का ही मिलने वाला है। लेकिन अगर तुम ऑप्शनल टैक्स रिजिम में जाते हो, तो तुमको ये मालूम है कि तुमको हायर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिलता है अगर तुम सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन होते हो, है ना। सीनियर सिटीजन को 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख। अब तुमको बोला है कि इन लोग का है ना टोटल इनकम अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो 2,40,000 है, 4,10,000 है, 5,90,000 और 4,80,000 है। तो हर एक का वो लोग ने टोटल इनकम कैलकुलेट करके दिया है, लेकिन ये टोटल इनकम में लॉन्ग टर्म गेन नहीं डाल के रखा है। तो इस टोटल इनकम पे नॉर्मल रेट्स लगने वाला है। क्या लगने वाला है? या फिर 115 बीएससी वाला रेट लगाना है, डिपेंड करता है कि तुम कौन से टैक्स रिजीम में जा रहे हो। ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, देखो अब तुमको देखना पड़ेगा कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या बेच के आ रहा है। देखो, अगर तुम 85,000 रुपीज का लॉन्ग टर्म गेन कमा रहे हो फ्रॉम सेल ऑफ व्हाट, मतलब एक खाली जमीन है वो बेच के तुमने 85,000 का लॉन्ग टर्म गेन कमाया, तो वो जो लॉन्ग टर्म गेन होगा उसमें तुमको टैक्स
अंडर सेक्शन 112 आएगा और वो भी 12.5% पे। लेकिन वहां से तुम तुम्हारा अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा तुम तभी कर सकते हो जब तुम एक रेसिडेंट इंडिविजुअल या एचएफ हो। तो यहाँ पे तुम्हारे पास देखो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट होने वाली है, क्योंकि तुमको तो बेसिक एग्जामिशन लिमिट 2.5 लाख रुपया मिलने वाली है। लेट अस फर्स्ट कंसीडर कि तुम ऑप्शनल टैक्स रिजीम में हो। कौन से? तो तुमको जो 2.5 लाख की बेसिक एग्जामिशन लिमिट मिलती है, उसमें से 10 लाख रुपया तो अनएग्जॉस्टेड होगी, 10,000 रुपया। क्या वो 10,000 रुपए की अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट तुम लॉन्ग टर्म गेन 112 में से एडजस्ट कर सकते हो? कर सकते हो, लेकिन ऐसा खाली रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचएफ के लिए पॉसिबल है, जो मिस्टर ए है नहीं। तो भले ही उसकी कुछ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट है, वो तुम आके एडजस्ट नहीं कर पाओगे, और इस 85,000 पे, पूरे 85,000 पे तुमको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। चाहे तुम डिफॉल्ट में भी जाओगे तो भी वही होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो बताओ, इस नॉर्मल इनकम पे तो कोई टैक्स आने नहीं वाला है, चाहे तुम ऑप्शनल में हो या डिफॉल्ट। क्योंकि तुम ऑप्शनल में हो तो 2.5 लाख के अंदर है, और डिफॉल्ट में हो तो 4 लाख के अंदर है, और दोनों केस में तुम्हारे पास अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट होने वाली है, जो तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्टेटस नॉन रेसिडेंट। तो तुमको अब चुपचाप से 85,000 पे क्या निकाल लेना है? टैक्स निकाल लेना है। तो 85,000 पे कितना? 12.5%। अब वो सुनो, ध्यान से सुनना। 85,000 पे अगर तुमने 12.5% निकाला, तो वो तुम्हारा आया टैक्स किस पे? एलटीसीजी पे। तुम्हारी बैलेंस इनकम का टैक्स नील, क्योंकि वो तो बेसिक एग्जामिशन लिमिट के अंदर है। अब दोनों टैक्स को ऐड करोगे तो 85,000 का 12.5% कितना आया? 10,625। ये तुम्हारा टोटल टैक्स आया। अब इस टोटल टैक्स में से तुमको रिबेट मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बोला था कि 112 वाला रिबेट, 112 वाला टैक्स तुमको रिबेट में नहीं मिलता। तो देखो यहाँ पे नीचे सोल्यूशन में रिबेट मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, तो पूरा का पूरा 10,625 तुमको पे करना पड़ेगा। अरे हाँ के ना? और उस पे 4% टैक्स भी लग जाएगा। तो तुम्हारा टोटल टैक्स कितना आ जाएगा? 11,050। ये क्या? ये जब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में हो तब। लेकिन अगर तुम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं हो, देखो तो भी तुमको रिबेट नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो भी तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी तो सेम ही आने वाला है। तो मिस्टर ए के केस में सब कुछ सेम रहने वाला है, बराबर है ना? चाहे वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम फॉलो करता हो या ऑप्ट आउट करता हो। ठीक है, अब हम लोग आएंगे कहां पे? मिस्टर बी पे। और मिस्टर बी इज नॉट अ सीनियर सिटीजन, तो उसको हायर बेसिक एग्जामिशन लिमिट 2.5 लाख वाला नहीं, सॉरी 3 लाख वाला नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन 2.5 लाख तो मिलेगा ना। तो पहले 2.5 लाख पे वो टैक्स नहीं भरेगा, लेकिन 2.5 लाख से लेकर 4,10,000 कितना होता है इनकम? 1,60,000। उस पे उसको 5% टैक्स देना पड़ेगा। 5% टैक्स उस पे कैलकुलेट करो, 8,000 रुपया आया। अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। उसको 10,000 रुपये का लॉन्ग टर्म गेन हो रहा है फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, एसटीटी पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर। तुमको नहीं लगता कि ये लॉन्ग टर्म गेन 112 ए वाला है? पहले 1,25,000 तक तो टैक्स ही नहीं लगेगा, तो इस 10,000 पे तो तुमको टैक्स ही नहीं लगने वाला है। तो ये 10,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 4,10,000 का टैक्स तुमने निकाल लिया कितना? 8,000 रुपया। तो 8,000 प्लस नील, दोनों को मिलाओगे तो टैक्स ऑन टोटल इनकम आएगा। अब ये टैक्स ऑन टोटल इनकम तुमको रिबेट में मिल सकता था, क्योंकि ये पूरा टैक्स तुम्हारा नॉर्मल इनकम का टैक्स है। समझ में आ रहा है? जो रिबेट में मिल सकता था, क्योंकि तुम्हारी टोटल इनकम 4,10,000 प्लस 10,000, 4,20,000, मतलब 5 लाख के अंदर है, तो तुमको रिबेट मिल सकता था अगर तुम ऑप्ट आउट करते तो। समझ में आ रहा है? लेकिन वो तुमको रिबेट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तुम्हारा स्टेटस, रिबेट किसको मिलता है? खाली रेसिडेंट। अच्छा, इवन दो तुम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में जाओगे, तो अब तुम्हारा वहां पे टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा? 4 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं आएगा। हाँ, लेकिन 10,000 पे कितना टैक्स आएगा? 5%, 500 रुपया टैक्स आएगा। अरे बोलो, वो 500 तो तुमको भरना ही है, और इस पे तो तुमको कोई टैक्स आने नहीं वाला है। तो 500 प्लस नील विल बी 500। और सुनो, ये 500 भी तुमको रिबेट में नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्टेटस तो नॉन रेसिडेंट। तो सुनो, 8,000 पे 4% कैलकुलेट कर लो, 320। तो 8,320 वो तुम्हारा होगा टैक्स, अगर तुम ऑप्शनल में जाते हो।
अरे हाँ के ना, लेकिन अगर तुम डिफॉल्ट में जाते हो तो 500 रुपया आया था अपना टैक्स, 500 प्लस 4 टका, 500 प्लस 4 टका कितना, 20 रुपया, 520। तो यहाँ पे देखो 520 डिफॉल्ट में आ गया और यहाँ पे आ गया 8320, बराबर है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट वन क्या बोलते हैं, मिस्टर सी 81 ईयर्स का है और वो रेसिडेंट भी। ये तुमको नहीं लगता है कि मिस्टर सी को हायर बेसिक एग्जेम्पशन मिलेगा अगर वो ऑप्ट आउट करेगा तो? 5 लाख तक तो उसको टैक्स भरने की, लेकिन 90,000 पे उसको 20% तो देना पड़ेगा। 5 लाख के ऊपर की जितनी भी इनकम जाएगी उसके ऊपर उसको 20% तो देना पड़ेगा। तो वो कितना आएगा, 18,000। और यहाँ पे तो कोई टैक्स आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तुमको आया है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को बेच के, और रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को बेच के अगर कोई भी गेन होता है, पहली बात तो वो निकालते ही नहीं है, और अगर निकाल भी लिया तो वो एग्रीकल्चर इनकम में एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो इसमें तो कोई टैक्स आएगा नहीं, और इसपे आएगा भी तो वो 18,000 ही आएगा। और 18,000 तुमको पूरा देना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारा जो टोटल इनकम है वो तो 5 लाख को क्रॉस कर गया है, 5,90,000 है, समझ में आ रहा है। तो तुमको कितना मिलेगा, सॉरी रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन 4 टका सेस देना पड़ेगा, 18,000 पे 4% लगाओगे तो 18,720 तुम्हारा टैक्स आएगा, अगर तुम ऑप्शनल में जा रहे हो तो, है ना। लेकिन अगर तुम ऑप्शनल में नहीं जा रहे हो, किधर जा रहे हो, डिफॉल्ट में जा रहे हो, तो पहले 4 लाख तक तो तुमको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। फिर 4 लाख के ऊपर 1,90,000, 1,90,000 पे तुमको कितना भरना है, 5%। तो 1,90,000 का 5% विल बी 9,000, 9,500 तो तुमको भरना पड़ेगा। और रुको 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 रुको, अब तुमको रिबेट भी मिलेगा। क्यों, क्योंकि जितना भी टैक्स तुमने निकाला है ये तो तुम्हारी नॉर्मल इनकम का टैक्स है, और तुम्हारी टोटल इनकम 5,90,000 जो 12 लाख रुपए से कम है, तो तुमको जितना भी टैक्स तुम पे करने वाले थे वो टैक्स या फिर 60,000 विच एवर इज लोअर, वो तुमको रिबेट मिल जाएगा। तो पूरा 9,500 तुम क्या ले लो, रिबेट में ले लो, तो तुमको टैक्स कुछ पे करने को आएगा ही नहीं। हेल्थ एंड एजुकेशन से 0 है, तो तुम्हारा फाइनल टैक्स क्या आ जाएगा, 0, अगर तुम 115 बीएससी में जा रहे हो तो, बराबर है। फिर लास्ट वाले केस में 4,80,000 है, तो इसमें तुमको 2.5 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन लगाना पड़ेगा। अगर शिफ्ट आउट हो रहे हो तो बोलो, तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 2.5 लाख के ऊपर गए तो 2,30,000 पे 5%, तो 2,30,000 का 5% निकालो, 11,500, और तुम्हारे पास कोई लॉन्ग टर्म गेन तो है ही नहीं, वो 11,500 तुमको पूरा भरना पड़ेगा, इवन दो तुम्हारी टोटल इनकम 5 लाख से कम है, क्योंकि तुम्हारा स्टेटस क्या है, नॉन रेसिडेंट। एक तो तुमको हायर बेसिक एग्जाम्पशन भी नहीं मिला, और दूसरा तुमको रिबेट भी नहीं मिला। तो 4 टका उस पर कैलकुलेट कर लो, तो तुमको 11,960 आएगा, 11,500 प्लस 460। तुमको समझ में आ रहा है कि, अच्छा लेकिन रुको, अगर तुम डिफॉल्ट में जाते तो 4 लाख तक टैक्स नहीं भरना था। अरे हाँ के ना, 80,000 पे 5 टका निकाल लो, 4,000 आया। ये 4,000 तुमको रिबेट में नहीं मिलेगा, इवन इफ तुम्हारी टोटल इनकम 12 लाख से कम है। रिबेट तो तुमको तभी मिलेगी जब तुम एक रेसिडेंट हो, तो पूरा 4,000 तुमको टैक्स देना पड़ेगा, और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो आ जाएगा 160, बराबर है। ये एकदम इजी कैलकुलेशन था। तो ये क्यों एकदम एंड में रखा गया ये क्वेश्चन, क्योंकि टैक्स रेट्स करवा दिए, तो अब लॉन्ग टर्म गेन वगैरह अगर हुआ क्वेश्चन में, तो वो टैक्स रेट लगा के कैसे टैक्स निकाला जाता है वो भी तो सीखना पड़ेगा ना। तो आ गया तुमको ये क्वेश्चन, तो आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आखिरी रास्ता, क्वेश्चन नंबर 19 ना, किया था ये क्वेश्चन सॉल्व तुमने, नहीं किया? सुनो, इस क्वेश्चन में ना वो लोग ने क्या किया है, ट्रेडिंग प्राइस और ये सब भी दिया है, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस, लोएस्ट प्राइस और ये सब दिया है ना। ये सब का क्या करना है वो मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। पहले चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिटरमाइन द कैपिटल गेन और लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ listed equity shares. FTT paid both at the time of acquisition and transfer of shares. And units of equity oriented mutual fund, उसमें बोला STT paid at the time of transfer of यूनिट्स। अच्छा यूनिट्स के केस में है ना, एक्विजिशन पे एसटीटी देना पड़े ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बराबर है ना।
अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ एनी, हाँ, फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 एंड टैक्स इफ एनी पेबल देयर। तो पहले तो तुमको कैपिटल गेन निकालना है और फिर तुमको उसका टैक्स भी निकालना है, और टैक्स तुमको और गेन तुमको दोनों के लिए निकालना है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के लिए भी निकालना है और यूनिट्स के लिए भी निकालना है, बराबर है ना। तो ये जो कैपिटल गेन का कैलकुलेशन तुमको यहाँ पे होगा, अगर शॉर्ट टर्म हुए तो ट्रिपल वन ए वाला करना है, अरे बोलो, और अगर लॉन्ग टर्म हुआ तो 112 ए वाला होगा, बराबर है। चलो आगे देखते हैं। Yes, in the following cases, assuming that these are the only transaction covered under 112A during the previous year 25-26 in respect of these assets. अब मिस्टर कैसे हो गया रे? छोड़ जो भी है, परचेज 300 shares in A Limited during the previous year 25-26 in respect of 26, एक मिनट किधर, हाँ, ऑन 20 में ऊपर वाला लाइन पढ़ रहा है, शगुन ने दिमाग खराब कर दिया। मिस्टर शगुन परचेज 300 शेयर्स इन ए लिमिटेड ऑन 20th May 2000 एंड एक मिनट, शेयर्स कब खरीदे? 1 फरवरी 18 के पहले खरीदे, और ये वाले शेयर्स तुम अगर अभी बेचोगे 25-26 में, तो तुमको लॉन्ग टर्म गेन कैलकुलेट होगा 112A वाला। लेकिन उस लॉन्ग टर्म गेन को कैलकुलेट करने के लिए तुमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना पड़ेगा? 55/2 AC, एक्चुअल कॉस्ट भी ले सकते हो, और 31 जनवरी 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। लेकिन याद रखना, फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, सॉरी, अपनी सेलिंग प्राइस से ज्यादा नहीं हो सकती। तो तुमने खरीदा था कितने में? 400 में, तो ये तो हो गया एक्चुअल कॉस्ट। अब उसने सारे शेयर्स है ना अपने इस प्रीवियस ईयर में 31 मई को बेचे, कितने में? गजब फायदा हुआ भाई साहब, है ना। प्राइस एट विच दीज शेयर्स वर ट्रेडेड इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑन 31 जनवरी 18। अब क्या प्राइस पे उस दिन ट्रेड हो रहे थे? देखो, लिस्टेड शेयर्स होते हैं ना, उसका फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालना होता है? तो जिस दिन का तुम वैल्यूएशन कर रहे हो, जिस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू निकाल रहे हो, उस दिन का तुमको ट्रेडिंग देखना पड़ता है कि मार्केट में इनका ट्रेडिंग हुआ था कि नहीं हुआ था। अपना अपना फेयर मार्केट वैल्यू अपने को कौन से दिन का निकालना है? 31 जनवरी 2018। तो अगर अपने को 31 जनवरी 18 का फेयर मार्केट वैल्यू लेना है, तो ये फेयर मार्केट वैल्यू जिस लिस्टेड शेयर्स का ले रहे हो, वो लिस्टेड शेयर्स का उस दिन ट्रेडिंग हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। अब वो ट्रेडिंग हुआ था, तो हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस और लोएस्ट ट्रेडिंग प्राइस दिखता है 700 और 660, दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 कर दो, वही एवरेज निकाल के दिया है। अरे समझ में आ रहा है? वो एवरेज निकाल के दिया, मतलब 3 प्राइसेस दिए हैं तुमको। 31 जनवरी का हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस दिया है, लोएस्ट ट्रेडिंग प्राइस दिया है, और एवरेज प्राइस भी दिया है। समझ में आ रहा है? तो ये तीनों में से कोई एक वैल्यू तुमको क्या लेनी पड़ेगी? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018। समझ में आ रहा है? या तो ये डायरेक्टली दी होगी, या तो फेयर मार्केट वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी होगी, तो तुमको इस तरीके से ये ट्रेडिंग प्राइसेस दिए होंगे, बराबर है ना। इसमें से कौन सा प्राइस तुमको लेना है? देखो, बोलता है द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ listed equity shares as on 31st January 18 is the quoted on the as on that date। तो तुम्हारा यहाँ का हाईएस्ट प्राइस क्या कोट किया है? 7। मतलब ना एवरेज ना लोएस्ट, उस दिन का जो हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस होगा वो हम तुम्हारे शेयर्स की 31 जनवरी वाली फेयर मार्केट वैल्यू मान लेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब तुमको है ना सबसे पहले क्या करना है, इस केस में पहले कैपिटल गेन निकालना है शगुन का। निकाल पाओगे? एकदम सिंपल है। ये जितने भी शेयर है कितने में बेचे शगुन ने? तो 1200 इंटू 300 करो, कितना है? तो 3,60,000 उसकी सेलिंग प्राइस आ गई, यानी कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडर। अच्छा, सेल करने के टाइम पे कुछ ब्रोकरेज ब्रोकरेज दिया है क्या? दिया होता तो उसको अपन ट्रांसफर एक्सपेंस बना के माइनस करते। सेल करने के टाइम पे एसटीटी लगा है,
लेकिन उसको माइनस करना नहीं है, क्योंकि एसटीटी का डिडक्शन कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के टाइम पे नहीं मिलता है, बोला है, बराबर है ना। तो नेट कंसिडरेशन तुम्हारा यही आने वाला है। अब उसमें से अपने को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना है। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जिस लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का माइनस कर रहे हो, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तुमको एक्चुअल कॉस्ट भी लेना पड़ेगा। चाहो तो एक्चुअल कॉस्ट ले लो, या फिर चाहो तो फेयर मार्केट वैल्यू ले लो एज ऑन 31 जनवरी 2018। और वो लोग ने 31 जनवरी की तीन तीन वैल्यू दी है कि ये शेयर्स लिस्टेड थे, तो लिस्टेड शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू क्या लोगे, बोलो। हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस एज ऑन 31 जनवरी कितना है, 700। तो तुम चाहो तो फेयर मार्केट वैल्यू 700 रुपया थी एज ऑन 31 जनवरी, वो भी क्या ले सकते हो, कॉस्ट ले सकते हो। चाहो तो एक्चुअल कॉस्ट 400 रुपया, वो भी कॉस्ट ले सकते हो। क्या लेना पसंद करोगे, whichever is higher, 700 रुपया लेना पसंद करो। और सुनो, 700 रुपए की फेयर मार्केट वैल्यू तुम्हारे सेलिंग प्राइस 1200 से ज्यादा नहीं है, तो तुम 700 ले सकते हो। समझ में आ रहा है। तो 700 या 400, whichever is higher, 700 रुपया लोगे इंटू 300 शेयर्स, 2,10,000 रुपया तुम्हारा कॉस्ट आएगा। करो माइनस, एक जीरो ज्यादा हो गया रे। 1.5 लाख रुपया आया, तो 1,50,000 क्या आया, कैपिटल गेन किसका, शगुन का। और ये कैपिटल गेन किसका आया, 112 ए का, 112 बराबर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। राज, राज परचेज हाउ मेनी यूनिट्स, 200 यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। कभी खरीदा है उसने, 1 फरवरी 17 के पहले। तो इसने यूनिट्स भी कब खरीदी है, 1 फरवरी 2018 के पहले खरीदी है ना। कितने में खरीदी है, 550। द यूनिट्स वर नॉट लिस्टेड एट द टाइम ऑफ, अच्छा वो परचेज के टाइम पे लिस्टेड नहीं थी। एंड सब्सिक्वेंटली यूनिट्स ऑफ फंड ए वर लिस्टेड ऑन 1 जनवरी 18, मतलब 31 जनवरी 2018, जिस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू तुम लेने वाले हो उसके पहले ऑलरेडी इसका लिस्टिंग हो चुका है। तो ये यूनिट्स अब कौन सी हो गई, लिस्टेड यूनिट्स। खरीदी थी तब अनलिस्टेड थी, उसके बाद 1 जनवरी 18 को लिस्टिंग हुआ, तो 31 जनवरी 2018 को तुमको लिस्टेड यूनिट्स की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये लिस्टेड यूनिट्स तुम आज आके बेच रहे हो, समझ में आ रहा है। तो तुम देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सब्सिक्वेंटली यूनिट्स ऑफ फंड वर लिस्टेड ऑन एनएससी। राज सोल्ड ऑल द यूनिट्स ऑन 3 अप्रैल 2025 फॉर कितने में बेचा, 900। डिटेल्स तुमको कोटेड प्राइस ऑन एनएससी, कोटेड प्राइस ऑन एनएससी मतलब ये यूनिट्स का एनएससी पे क्या प्राइस था, जैसे शेयर्स का क्या प्राइस था वो दिया था ना, वैसे यूनिट्स जो लिस्टेड थी उसका क्या प्राइस था वो भी तुमको दिया है उस दिन। कौन से दिन, 31 जनवरी 2018। तो देखो हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस दिया है, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस दिया है, लोएस्ट ट्रेडिंग प्राइस दिया है और एनएवी दिया है, बराबर है ना। अब तीन चार वैल्यूज दिए। देखो अगर अनलिस्टेड होते हैं ना, 31 जनवरी 18 के दिन अगर ये यूनिट्स क्या होती तो अपन एनएवी ले लेते, लेकिन अनलिस्टेड है कि लिस्टेड हो गई है। 1 जनवरी 18 को ही लिस्टिंग हो गया है, इसका मतलब 31 जनवरी 18 को लिस्टेड यूनिट्स है ना। तो हमको फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 किसकी लेनी है, लिस्टेड यूनिट्स की लेनी है, क्योंकि वो टाइम पे तो वो लिस्टेड है। तो अपने को ये 800 तो इग्नोर ही करना है, बराबर है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ यूनिट लिस्टेड ऑन recognized stock exchange on the date of transfer, the fair market value as on 31st January 18 would be the highest trading price on the recognized stock exchange if units are listed on that date, else it would be NAV। अगर वो लिस्टेड नहीं होती 31 जनवरी को तो हम लोग क्या करते हैं, NAV लेते, क्या लेते, तब ये सारी वैल्यूज दी ही नहीं होती। क्लियर है। लेकिन ये सारी वैल्यूज दी है, क्यों दी है, क्योंकि 31 जनवरी को वो लिस्टेड है। तो लिस्टेड यूनिट्स हो या फिर लिस्टेड शेयर्स हो, बराबर है ना। 31 जनवरी 2018 का कौन सा वैल्यू लोगे, फेयर मार्केट वैल्यू, हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस ऑन दैट स्टॉक एक्सचेंज जहां पे ये क्या है, लिस्टेड है, बराबर है ना। तो चलो इधर का कितना है, हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस 750। तो वो अपन कॉस्ट ले सकते हैं क्योंकि वो फेयर मार्केट वैल्यू है। या तो तुम एक्चुअल कॉस्ट ले लो जो कि कितना था, 550,
अरे बोलो, विच एवर इज हायर। लेकिन रुको रुको, तुम्हारी जो ये फेयर मार्केट वैल्यू है ना 750 रुपया एज ऑन 31 जनवरी, वो तुम्हारी सेलिंग प्राइस से ज्यादा, सेलिंग प्राइस से ज्यादा है ही नहीं, बराबर है ना। तो अब इधर क्या करेंगे, चलो कितना यूनिट्स बेचा, 200, कितने में बेचा, 900, तो 200 इंटू 900 करो, 1,80,000 तुमको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा। माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस करेंगे, कुछ है ही नहीं, ब्रोकरेज होता तो माइनस करते, एसटीटी होता तो नहीं करते, बराबर है ना। चलो तो तुमको नेट कंसिडरेशन 180 आएगा राजा। अब उसमें से क्या माइनस करोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तुम चाहो तो 550 भी ले सकते हो, जो कि एक्चुअल कॉस्ट था, या फिर 31 जनवरी 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू, जो तुमको डायरेक्टली नहीं दी है। लेकिन अपने को मालूम है कि सिंस द यूनिट्स वर लिस्टेड, तो जिस दिन 31 जनवरी की अपन फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, उस दिन जो ट्रेडिंग हुआ था उसका हाईएस्ट प्राइस जो था वो लेना है अपने को। तो हाईएस्ट प्राइस को फेयर मार्केट वैल्यू बनाओ, या तो फेयर मार्केट वैल्यू या तो एक्चुअल कॉस्ट, विच एवर इज हायर। 750 रुपये अपना कॉस्ट आएगा, तो 750 इंटू 200 कितना, 1,50,000, बराबर है। प्लस माइनस करो, 30,000 रुपया आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बराबर है ना। ये राज का लॉन्ग टर्म गेन है। अब एक मिनट मेरे को ये बता कि शगुन का कैपिटल गेन कितना है, इसके अलावा उसको और कोई लॉन्ग टर्म गेन नहीं हुआ है 112A वाला, क्वेश्चन में बोला है, देखो आगे यहाँ पे बोला है assuming that these are the only transactions covered under 112A, इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। अगर होता तो वो भी लॉन्ग टर्म गेन निकालते और बाद में उस लॉन्ग टर्म गेन को भी हम लोग यहाँ पे ऐड करते 1.5 लाख के साथ। नहीं है तो इसका मतलब टोटल लॉन्ग टर्म गेन इस साल कितना हुआ है, 1.5 लाख हुआ है 112A वाला, समझ में आ रहा है। उसमें से 1.25 लाख तक तो टैक्स ही नहीं भरना है। हाँ, उसके ओवर एंड अबव जो जा रहा है कितना, 25,000, उसमें कितना भरोगे, 12.5%। तो इसमें से 1.5 लाख में से क्या बोलूंगा, 1,25,000 पे तो टैक्स आएगा नील, और एक्सेस कितना था उस पे आएगा एट द रेट ऑफ 12.5%, निकालो कितना आएगा, टैक्स आएगा 3,125। आया सबको, पक्का। अच्छा अब ये राज के केस में क्या होगा, नो टैक्स, क्यों, सिंस LTCG under section 112A is within the limit, within the limit of 1,25,000। आया सबको, आंसर पढ़ लो एक बार फटाफट से। ऐसा जंडू जंडू क्वेश्चन सोचो, केस सिनारियो बन के आएगा सामने, और 2-2 मार्क का MCQ होगा इस पे। लिस्ट ही नहीं होंगे तो 112A वाला गेन ही कैलकुलेट नहीं होगा। हाँ, उसमें NAV नहीं आता है, शेयर्स के केस में NAV नहीं आता है। शेयर्स के केस में तुमको शेयर्स का वैल्यू निकालना पड़ता है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी पड़ती है, कंपनी की बैलेंस शीट को लेना पड़ता है, असेट लायबिलिटी लेनी पड़ती है, फिर वो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना पड़ता है, तब जाके इंट्रिंसिक वैल्यू आती है शेयर्स की। तो वो सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन मत लो। लिस्टेड होंगे तो 31 जनवरी का लिस्टेड वो जो ये होगा प्राइस होगा वो देके ही रखेंगे, बराबर है ना। यूनिट्स के केस में खाली वो लोग बोलते हैं कि अगर यूनिट्स 31 जनवरी के दिन पे लिस्टेड नहीं थी तो क्या करेंगे, NAV लेंगे। लेकिन अगर लिस्टेड थी तो उस दिन का हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस। शेयर्स का होता है तो शेयर्स अगर उस दिन 31 जनवरी को लिस्टेड नहीं होंगे तो शेयर्स का जो फेयर मार्केट वैल्यू निकला, नथिंग बट इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना पड़ता है, बराबर है ना। वो वैल्यू तुमको वो कैलकुलेट करके ही देके रखेंगे, बराबर है। ये NAV भी कैलकुलेट करके ही देके रखते हैं, बराबर है। चलो फटाफट फटाफट आंसर देखो बेटा, उतना ही आ रहा है जितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि कुछ अलग है, सेम है क्या। इधर देखो कितना आया, 1.5 लाख रुपया आया, उसमें टैक्स कितना आ गया, 13%। हाँ मतलब 4% सेस भी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो तुम इसमें 4% आ गया है ना, सेस भी ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो 4%, तो तुमको 3,250 आ जाएगा, बराबर है ना। अब इसके केस में कितना आया था अपना, इसके केस में कैपिटल गेन कितना आया था राजा, 30,000 आया था ना, ये देखो 30,000 आया था, बराबर है। और कोई टैक्स नहीं आएगा क्योंकि पूरा का पूरा गेन अंडर 1,25,000 है। डन सर, इसी के साथ हुआ ये चैप्टर तुम्हारा खत्म।
बराबर है, फाइनली कैपिटल गेन खत्म हुआ अपना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, 15 मिनट का, ज्यादा नहीं। फिर ब्रेक के बाद सीधा हम लोग चालू करेंगे। चलो सेटअप चालू करते हैं, सेटअप चालू करेंगे और सेटअप का डिस्कशन पूरा आज खत्म कर देंगे। एंड ट्राई करेंगे कि एक दो क्वेश्चन भी आज सॉल्व हो जाए। तो सेटअप मतलब पूरा फ्रीज हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सेटअप फ्रीज करने के बाद कल सेटअप के जो 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो भी बचे होंगे वो सॉल्व कर लेंगे। एंड बाद में कल क्लबिंग चालू करके क्लबिंग भी कल खत्म कर देंगे। फिर परसों से अपना डिडक्शन चालू हो जाएगा, ठीक है।